सो हेलो हाय एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज से क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर है केमिस्ट्री का, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो चलिए स्टार्ट करें आज का टॉपिक, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट बना होता है एटम से। दिस इज एटम। और एटम का जो सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम के सेंटर को न्यूक्लियस हम कहेंगे। अब न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, एंड न्यूक्लियस के बाहर रहता है आपका इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब हम कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एटम है ये तीन चीज़ों से बना है। इलेक्ट्रॉन जिसके पास नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन जिसके पास कुछ भी चार्ज नहीं होता, एकदम चार्जलेस होता है। ठीक है, तो आपका एलिमेंट ये बना है एटम से, एंड आपका एटम बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं, तकरीबन आज की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास नियरली 118 एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है। 118 एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है। और ये जो एलिमेंट है इसको हमने कैटेगराइज किया है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में एंड मेटालॉइड्स में। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स में। तो 118 एलिमेंट्स है हमारे पास, जिसको हमने डिवाइड किया है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में एंड मेटालॉइड्स में। अब ये मेटल का डेफिनेशन क्या है, तो मान लीजिए कि ये आपका एक एटम है, दिस इज वन एटम, और ये जो दिस इज योर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन होगा एंड न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तो कभी भी न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बाहर जा सकता है। अगर कोई एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, जिसके पास वो कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, उस एलिमेंट को हम कहेंगे, उस एलिमेंट को हम कहेंगे मेटल। मेटल आपका वो एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो नॉन मेटल हम किसे कहेंगे, तो लेट अस से दैट दिस इज, ये आपका एक एटम हो गया। एटम के सेंटर में आपका न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और ये एक इलेक्ट्रॉन है जो बाहर है, एटम के बाहर है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस एटम, ये एटम अगर इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, अगर ये एटम इस इलेक्ट्रॉन को जो बाहर है अगर उसे ये एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा, तो इसे हम कहेंगे नॉन मेटल। तो इसे हम कहेंगे नॉन मेटल।
ठीक है। जो नॉन मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा एंड जो मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा एंड जो नॉन मेटल है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। दिस इज नॉन मेटल, इसने इलेक्ट्रॉन को बाहर से एक्सेप्ट किया। दिस इज मेटल, जिसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा दैट इज मेटल एंड जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा दैट इज नॉन मेटल। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मेटल के अगर एग्जाम्पल की बात करूं, मेटल सर ज़्यादातर सॉलिड होते हैं, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, सोडियम हो गया, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे मेटल के। अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स की, अगर मैं बात करूं, ये ज़्यादातर पाए जाएंगे आपके गैसियस स्टेट में पाए जाएंगे, जैसे कि आपका ऑक्सीजन हो गया, आपका नाइट्रोजन हो गया, आपका कार्बन हो गया, आपका सल्फर हो गया। कार्बन सल्फर ये गैस स्टेट में नहीं होते, ये सॉलिड होते हैं, ठीक है। जैसे आपका क्लोरीन हो गया, ठीक है। ये आपके कुछ नॉन मेटल्स हो गए। तो हमने एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल, और एक तीसरा कैटेगरी है जिसे हम कहेंगे मेटालॉइड्स। अब मेटल क्या करेगा? मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। नॉन मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और जो मेटालॉइड जो है, इसके पास इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती है। इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज का मतलब होता है इसके पास बोथ मेटल का प्रॉपर्टी होगा एंड एज वेल एज नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी होगा। इसके पास दोनों का प्रॉपर्टी होगा। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करो, आपका बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है। तो ये कुछ आपके मेटालॉइड्स के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। सो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एंड जो मेटालॉइड है इसके पास इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होंगी। मतलब इसके पास बोथ मेटल का एंड नॉन मेटल का दोनों का प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे मेटल का प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है लॉस्चरस। तो ये क्या है? देखो, अगर आप when we caught a fresh metal surface, a fresh metal, its outer surface always shines. Let us say that आपके पास कोई मेटल है, मान के चलो आपके पास कोई मेटल है, उस मेटल को आपने काटा, बीच में से एक छुरी लेके उसको बीच में से काट दिया, तो उसका जो फ्री सरफेस निकल के आएगा, जो सरफेस निकल के आएगा, जो फ्रेश सरफेस निकल के आएगा, वो हमेशा शाइन करेगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो मेटल होता है, मेटल का जो बाहर हिस्सा होता है, जो ऊपरी परत होती है, वो हमेशा शाइन करती है। जैसे कि आपने देखा होगा गोल्ड, जैसे कि आपका सिल्वर, जैसे कि एल्यूमिनियम, इनका जो बाहरी हिस्सा होता है ये हमेशा शाइन करता है। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड लॉस्चरस, ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी नंबर 2। सेकेंड प्रॉपर्टी को हम देखेंगे, दैट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी। सो D for ductility and D for drawn into wires। अगर आप मेटल को थोड़ा सा हीट करके उसे एक्सपांड करोगे, खींचने की कोशिश करोगे, तो वो मेटल क्या करेगा, वो मेटल छोटे छोटे पतले पतले वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे कि लेट अस से दैट मेरे पास यहाँ पर एक मेटल का टुकड़ा है, अगर मैंने इसको स्ट्रेच किया तो वो ऐसे पतले पतले वायर में वो कन्वर्ट हो जाए, वो बीच में से टूटेगा नहीं, ऐसे वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस प्रॉपर्टीज मेटल इज कॉल्ड डक्टिलिटी। एंड सबसे जो डक्टाइल मेटल होता है वो होता है गोल्ड। ये एग्जाम में पूछता है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, इसको आप तकरीबन 2 किलोमीटर तक स्ट्रेच कर सकते हो। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इसे आप तकरीबन 2 किलोमीटर तक स्ट्रेच कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज डक्टिलिटी। सो ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो बोलता है कि आप मेटल को अगर थोड़ा सा हीट करके उसे स्ट्रेच करोगे तो वो पतले पतले वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड योर डक्टिलिटी। Then come to property number 3, that is malleability। तो ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो हमें कहता है कि मेटल कैन बी बिटेन इनटू थिन शीट्स। लेट अस से दैट आपके पास यहाँ पर कोई एक मेटल का टुकड़ा है, कुछ इस तरह से। अगर आप उसे हैमर से पीटोगे तो ये और भी वाइड हो जाएगा, एकदम ये और भी वाइड हो जाएगा। ठीक है, सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मालिएबिलिटी। अगर आपके पास कोई मेटल है, आप मेटल को ऐसे पीट के उसे पतले पतले शीट में आप बदल सकते हो। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मालिएबिलिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, that is conductivity। conductivity देखो, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। किसका? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मेटल होंगे, मेटल्स आपके बहुत ही अच्छे गुड कंडक्टर होंगे। किसके? हीट के एंड करंट के। मेटल के थ्रू करंट भी पास करता है आराम से एंड हीट भी पास कर सकता है आराम से। तो यहाँ पर बुक में एक एक्टिविटी भी दिया है, आप इसे बुक में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इसने एक ट्राइपॉड स्टैंड को लगाया है, ठीक है, और यहाँ पर एक मेटल का रॉड इसने लिया है, और इसमें क्या किया, इसमें यहाँ पर वैक्स की हेल्प से छोटे छोटे पिन को इसने यहाँ पर लगा दिया। अब जैसे आप इस मेटल को हीट करोगे, ये मेटल तो गर्म हो जाएगा। अगर मेटल गर्म हुआ तो यहाँ पर जो वैक्स इसने लगाया है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ। यहाँ पर जो वैक्स इसने लगाया है, ये वैक्स भी अब गर्म हो जाएगा। जब वैक्स गर्म हो जाएगा तो ये मेल्ट हो जाएगा। अब वैक्स मेल्ट हो गया तो यहाँ पर जो पिन लगे थे उस वैक्स की हेल्प से अब वो नीचे से गिर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हीट यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र किया। सो दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। तो मेटल के थ्रू हीट ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटल। क्लियर हुआ? ये एक्टिविटी बुक में दिया है, आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। और एक एक्टिविटी भी इधर दिया है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ करंट। तो देखो, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे ठीक से।
चलिए, तो यहाँ पर इसने एक बैटरी को लगाया है, ठीक है, और ये रहा एक वायर, ये रहा दूसरा वायर, ये रहा स्विच, बीच में थोड़ा सा गैप दे दिया है, यहाँ पर एक बॉल को लगाया है। अगर मैं इस बीच में एक मेटल को, आयरन होगा या फिर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कुछ भी आपका जो मर्जी है, एक मेटल के पीस को इस बीच में डाल दीजिए और स्विच को ऑन कीजिए, तो आप तुरंत देखेंगे ये जो बल्ब है ये ग्लो करेगा। तो बल्ब इसीलिए ग्लो किया क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट हुआ। सर्किट इसलिए कंप्लीट हुआ कि आपने बीच में एक मेटल का टुकड़ा लगाया। अगर आप यहाँ पर एक प्लास्टिक का पेन अगर लगाते या फिर कोई प्लास्टिक का कैप अगर लगाते तो सर्किट कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि प्लास्टिक्स आर नॉट कंडक्टर्स, प्लास्टिक्स आर इंसुलेटर्स, तो जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी तो ये बल्ब जलेगा नहीं। मेटल का टुकड़ा रखोगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटल हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, हीट के भी एंड इलेक्ट्रिसिटी के भी, ठीक है। तो बल्ब जला तो इससे हमें ये मालूम पड़ा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज सोनोरिटी। अब ये क्या होता है, metals can produce sound। अगर आप मेटल्स को हीट करोगे हैमर से, जो मेटल है वो साउंड को प्रोड्यूस करेगा। आपने देखा होगा जितने सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और मंदिर की जो घंटियाँ होती है ये सब मेटल से बने होते हैं, क्योंकि मेटल को पीटने से ही साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे डेंसिटी। डेंसिटी, सो डेंसिटी होता है मास पर वॉल्यूम। मास पर वॉल्यूम, तो जो जनरली जो मेटल्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी उनकी हाई होती है, ठीक है। ये जनरल केस हो गया, डेंसिटी उनकी हाई होती है, वो थोड़ा सा भारी होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि आपका लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, इनकी जो डेंसिटी है वो दूसरे मेटल के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। सो डेंसिटी इज मास पर वॉल्यूम, तो ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो भी मेटल्स होते हैं, मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो जनरली हाई होता है, ठीक है। ये जनरली हाई रहता है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत 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 कम होता है, जैसे कि आपका गैलियम हो गया एंड आपका सीजियम हो गया। गैलियम एंड सीजियम ये दोनों हो गए, ये इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो है, अगर आप इसे अपने हाथ पे रखोगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरे मेटल्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट ये थोड़ा हाई होता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखेंगे दैट इज हार्डनेस। जनरली जो मेटल्स होते हैं, जनरली मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। लेकिन आपके कुछ मेटल्स ऐसे हैं, जैसे कि आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। और इनको हम एक नाइफ से या फिर ब्लेड से भी, छुरी की हेल्प से भी हम इनको काट सकते हैं। जनरली मेटल तो हार्ड है, लेकिन ये थोड़े से कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसको आप काट भी सकते हैं, ठीक है।
तो अभी तक हमने देख लिया, लस्टरस देखा, डक्टिलिटी देखा। लस्टरस ये कहता है कि मेटल का आउटर सरफेस शाइन करेगा। डक्टिलिटी, मेटल को हम वायर में बदल देंगे। मालिएबिलिटी, मेटल को अब पीट पीट के हम पतले शीट्स में कन्वर्ट कर देंगे। कंडक्टिविटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड करंट। सोनोरिटी, मेटल को अगर हम पीटेंगे तो उससे साउंड प्रोड्यूस होगा। डेंसिटी, ज़्यादातर मेटल का डेंसिटी हाई होता है लेकिन लिथियम सोडियम पोटेशियम का थोड़ा सा कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जनरली तो हाई होता है, लेकिन गैलियम एंड सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है, सीजियम का सिंबल लिख देता हूँ Ce, ये थोड़ा सा कम होता है। ठीक है। एंड हार्डनेस, जनरली तो मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन लिथियम सोडियम पोटेशियम ये जो है दैट इज ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। ठीक है। चलिए फिर अब हम थोड़ा सा जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल का प्रॉपर्टी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी है इसको हम देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, लस्टरस। नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर नॉन मेटल तो गैसियस स्टेट में है, इनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एंड दैट एक्सेप्शन इज आयोडीन, डायमंड। ये नॉन मेटल हैं लेकिन ये शाइन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डक्टिलिटी, ड्रॉन इनटू वायर्स। नॉन मेटल के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। नंबर 3, malleability, मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ये भी नॉन मेटल के पास नहीं होता। नंबर 4, कंडक्टिविटी, मेटल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करना। जो हमने देखा था पिछले पेज में, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, लेकिन नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर्स, दे आर इंसुलेटर्स। नॉन मेटल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, ग्राफाइट। ग्राफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। ठीक है। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी, तो ज़्यादातर नॉन मेटल जो होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है? उनकी डेंसिटी लो होती है। ठीक है, उनकी डेंसिटी लो होती है। ठीक है। नेक्स्ट हो गया नंबर 6, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। सो जनरली नॉन मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये बहुत ही लो होती है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है ग्राफाइट। ग्राफाइट का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इसलिए ग्राफाइट का जो पाउडर है, ग्राफाइट का जो पाउडर है, इसके पाउडर को हम लुब्रिकेंट के हिसाब से भी इसको इस्तेमाल किया जाता है हेवी मशीनरीज में। ग्राफाइट का जो पाउडर है उसको यूज किया जाता है एज ए लुब्रिकेंट। ठीक है। तो यहाँ तक आपने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड कुछ एक्सेप्शंस। और एक चीज़ आप यहाँ पर भी ध्यान देंगे, वो क्या है, जो मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी होता है ओनली लिक्विड मेटल। ये आपका अकेला लिक्विड मेटल है। और ब्रोमीन ये होता है आपका ओनली लिक्विड नॉन मेटल। एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए आप इसे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड
नॉन मेटल्स। अब मेटल का एंड नॉन मेटल का जो भी केमिकल प्रॉपर्टी है इसके बारे में हम बात करेंगे। सो पहला प्रॉपर्टी, मेटल react with oxygen and it gives metal oxide। अगर कोई भी मेटल हो आपके पास, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम ऑक्साइड देगा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, पोटेशियम ऑक्साइड देगा। ये जो आपको ऑक्साइड्स मिले ये सारे सॉलिड स्टेट में होंगे, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में ये जो मेटल के ऑक्साइड आपको मिले, इनका नेचर कैसा है हमें ये मालूम नहीं पड़ेगा। इनका नेचर कैसा है इसके बारे में हमें मालूम नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें जो भी मेटल के ऑक्साइड मिले इसमें आप पानी डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा मेटल का हाइड्रोक्साइड, तो जो कि बेस होता है। तो हमें ये पता चला कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड होंगे ये सारे बेसिक नेचर के होंगे। अब जैसे सोडियम ऑक्साइड पे मैंने पानी डाल दिया तो मुझे मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड पे मैंने पानी डाल दिया तो मुझे मिल जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यही से मुझे ये कन्फर्म हुआ कि जो भी मेटल के ऑक्साइड होंगे ये सब बेसिक नेचर के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नॉन मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड नहीं, नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जो आपको देगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब जैसे कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अगर जलाया कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाया तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड मुझे मिला ये मोस्टली गैसियस स्टेट में होता है। तो गैसियस स्टेट में इसका नेचर हमें ठीक से मालूम नहीं पड़ेगा कि इसका नेचर क्या है, ये एसिडिक है या फिर बेसिक है, इसका नेचर हमें मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपको नॉन मेटल का ऑक्साइड मिला आप उसमें पानी मिला दीजिए, आपको यहाँ पर मिल जाएगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें भी पानी मिला दीजिए, आपको मिल जाएगा H2SO3 सल्फरस एसिड। ये हो गया आपका कार्बोनिक एसिड, ये सल्फरस एसिड। तो इससे हमें मालूम हुआ कि जितने भी आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे ये सारे एसिडिक नेचर के होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है। क्या है वो एक्सेप्शन, उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अभी हमने पिछले पेज में देखा जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं ये सारे बेसिक नेचर के हैं, ठीक है, बेसिक नेचर के हैं। कुछ मेटल के ऑक्साइड ऐसे हैं जिनका नेचर बेसिक होता है
एंड एसिडिक भी होता है। ठीक है, कुछ का नेचर एसिडिक होता है एंड बेसिक होता है। मेटल का ऑक्साइड तो बेसिक है, लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड हैं जिनका नेचर एसिडिक होता है एंड बेसिक भी होता है। बोथ एसिडिक है एंड बेसिक है। अब जो मेटल का ऑक्साइड जिसका नेचर एसिडिक है एंड बेसिक है, उसे हम कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इसे हम एम्फोटेरिक कहेंगे। और इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड दूसरा है जिंक ऑक्साइड। ये एसिड नेचर के भी होते हैं एंड बेसिक नेचर के भी होते हैं। ठीक है, एसिड नेचर के एंड बेसिक नेचर के भी होते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करें। अब जैसे केमिकल रिएक्शन चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मैंने सोडियम का हाइड्रोक्साइड लिया जो कि एक बेस है। अब इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ मैंने रिएक्ट किया। तो इस केस में ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये एसिड की तरह काम करेगा। तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा क्या, NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट और उसके साथ वाटर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले लिया जो कि एक एसिड है, और अभी मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करवाया। तो यहाँ पर ये बेस की तरह काम करेगा। ऊपर इसने एसिड की तरह काम किया, लेकिन नीचे अभी ये बेस की तरह काम करेगा। तो मुझे यहाँ पर मिलेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, उसके साथ वाटर। तो आप साफ देख सकते हो, ये दो एग्जाम्पल को आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड की तरह काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वो बेस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, सो दैट इज वाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड इन्हें कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्योंकि ये एसिड की तरह भी काम करते हैं एंड बेस की तरह काम करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए फिर यहाँ पर और एक मेटल का एक छोटा सा प्रॉपर्टी है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने पहले प्रॉपर्टी में देखा था कि मेटल अगर कभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है। क्लियर है? ये जो मेटल का जो ऑक्साइड है, ये जो मेटल का ऑक्साइड हमें मिला, ये मेटल के लिए हेल्पफुल भी होता है एंड कुछ कुछ मेटल के लिए ये हार्मफुल भी होता है। अगर मैं हार्मफुल की बात करूं तो आयरन के ऊपर जो रॉस्ट लग जाता है वो भी आयरन का ऑक्साइड ही होता है जो रॉस्ट है, लेकिन ये आयरन के सरफेस को धीरे धीरे करके ख़त्म करता जाएगा। धीरे धीरे करके वो ख़त्म करता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि जो पूरा आपका आयरन का जो मेटल है ये बिल्कुल ही डिसअपियर कर जाएगा, ये बिल्कुल गायब ही हो जाएगा, डिसअपियर कर जाएगा। लेकिन अगर मैं इधर बात करूं, हेल्पफुल का केस अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम का सरफेस, इसके ऊपर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है,
जिंक के ऊपर जिंक ऑक्साइड हो जाता है। तो ये जो ऑक्साइड जो होते हैं, ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो है, जिंक का ऑक्साइड जो है, ये क्या करेंगे, उस मेटल के सरफेस के ऊपर ऐसे उसके सरफेस को ऐसे पकड़ के रखेंगे। आयरन की तरह नहीं है, आयरन में तो ये उड़ जाएगा, ये धीरे धीरे करके खराब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो ऑक्साइड्स हैं, ये जो ऑक्साइड हैं, ये उस मेटल के जो सरफेस है, मेटल का जो सरफेस है, उसे ये पकड़ के रखेंगे, ये उसे पकड़ के रखेंगे। तो इससे क्या होगा, जो मेटल है आपका, ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, जल्दी से ख़राब नहीं होगा, ये बिल्कुल ही लॉन्ग लास्टिंग करेगा, ये जल्दी से ख़राब नहीं होगा। तो इस पॉइंट से जो मेटल का ऑक्साइड है, ये मेटल के लिए हेल्पफुल रहा, ये मेटल के लिए हेल्पफुल रहा। तो हम क्या करेंगे, हम तो यही चाहेंगे कि हाँ, अगर कोई एल्यूमिनियम है, कोई जिंक है, या फिर कोई दूसरा मेटल है, आयरन को छोड़ के उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर प्रोड्यूस हो और ये उस मेटल को क्या करे, प्रोटेक्ट करे। हम तो यही चाहेंगे। अगर इसी प्रोसेस को हमें करना पड़ेगा तो हम उस मेटल को तो बाहर जा के ऐसे रख देंगे। कोई भी मेटल का आप ले लीजिए, घर में आपका एल्यूमिनियम का बर्तन होगा, उसे पकड़िए, उसे बाहर ऐसे रख लीजिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा और एक ऑक्साइड का लेयर इसके ऊपर बनेगा। ये तो कम्प्लीटली नेचुरल प्रोसेस हो गया। अगर हम नेचुरल प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेंगे, इसके लिए हमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, इसलिए हमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ले देते हैं और लैबोरेटरी में बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम उस मेटल के सरफेस के ऊपर ही ऑक्सीजन का एक लेयर चढ़ा देते हैं। कैसे, चलिए डिस्कस करते हैं। उस प्रोसेस को कहा जाता है एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग कहा जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक को ले लीजिए, ठीक है, उसमें एक एल्यूमिनियम को एनोड पे रखिए, एल्यूमिनियम आपका एनोड पे है, और यहाँ पर ग्राफाइट को आप कैथोड पे ले लीजिए, बैटरी के साथ जोड़ दीजिए, यहाँ पर एक स्विच को लगा दीजिए, ठीक है, ये प्लस ये माइनस हो गया। अब इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दीजिए। जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका ब्रेक डाउन होगा और बहुत सारे ऑक्सीजन एनोड की टर्मिनल में इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर उसे चिपक के रखेगा और ये फर्दर उसे प्रोटेक्शन देगा। तो जिसके चलते ये एल्यूमिनियम का जो आर्टिकल है, ये एल्यूमिनियम का जो मटेरियल है, ये बिल्कुल ही खराब नहीं होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत हम क्या करते हैं, लैबोरेटरी लेकर इस इलेक्ट्रिकल मेथड से हम उस मेटल के ऊपर उसके ही ऑक्साइड का एक लेयर को चढ़ाते हैं। दिस इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। क्लियर हुआ? सो ये हो गया एनोडाइजिंग, और ऐसे ही एनोडाइजिंग को किया जाता है। जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं, जैसे कि आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ जब होता है, ये थोड़ा सा विगोरस होता है, मतलब एक्सप्लोसिव, ठीक है। तो इसीलिए ये सभी मेटल्स को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से हमेशा रोका जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अगर हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, अगर इसे हम हीट करेंगे तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, जो कि एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होगा,
यहाँ पर कोई एक्सप्लोजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मेटल रिएक्ट विथ वाटर। जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। मेटल रिएक्ट विथ वाटर, तो कुछ मेटल हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करने पर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और बहुत सारा हीट भी प्रोड्यूस होगा और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बनेगा। लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जो कि मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगा और जो हीट होगा वो बहुत ही छोटे अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब आते हैं आपके हाई रिएक्टिव कैटेगरी में। अगर मैं लो रिएक्टिव कैटेगरी की बात करूं तो जिसमें आएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब थोड़े से ये लो रिएक्टिव कैटेगरी में आएंगे। ये मॉडरेट बोल सकते हो आप, ये मॉडरेट रिएक्टिव के कैटेगरी में आएंगे। लेकिन एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब आएंगे थोड़े से लो रिएक्टिव कैटेगरी में। तो अगर मैं पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करूंगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा और हीट, बहुत सारा हीट मिलेगा। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पर मुझे एक्सप्लोजन्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करूँगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड हीट, और यहाँ पर भी सेम एक्सप्लोजन मुझे देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा और हीट मिलेगा। लेकिन ये थोड़ा सा लेस विगरस होगा, ये थोड़ा सा लेस विगरस होगा। हीट प्रोड्यूस होगा यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगा, लेकिन उतना हीट प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होगा लेकिन उतना नहीं प्रोड्यूस होगा जैसे कि एक्सप्लोजन। नो एक्सप्लोजन टेक प्लेस। यहाँ पर आपको कोई एक्सप्लोजन देखने को नहीं मिलेगा। कैल्शियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, देगा आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पर ये जो कैल्शियम है ये फ्लोट करेगा। ये एग्जाम में आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस जो निकला, यही हाइड्रोजन इस कैल्शियम के सरफेस के ऊपर स्टिक हो जाएंगे और ये इस कैल्शियम को ऊपर उठा देंगे, तो जिसके चलते ये कैल्शियम ये फ्लोट करेगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्युमिनियम। ये तो लेस रिएक्टिव कैटेगरी में आता है। अगर इसको मैं पानी में डालूंगा तो यहाँ पर हमको मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, हाइड्रोक्साइड नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर मैं आयरन को पानी में डालूंगा तो यहाँ पर भी मुझे मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, हाइड्रोक्साइड नहीं मिलेगा। तो आप ध्यान में रखेंगे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, यहाँ पर आपको हाइड्रोक्साइड मिलेंगे। ठीक है। और इसमें से
इन तीनों का जो रिएक्शन होगा ये बहुत ही विगोरस होगा, और इन दोनों का नॉट सो विगोरस। ठीक है। और बाकी इनको छोड़ के एल्यूमिनियम और आयरन की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ आपको मेटल का ऑक्साइड ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज मेटल रिएक्ट विथ एसिड, और आपको ये देगा सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस एंड हीट। तो चलिए, मैंने सोडियम मेटल को लिया और एसिड में लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो ये भी वन टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ये जो सोडियम है ये इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पर ये खुद बैठ जाएगा और हमें हाइड्रोजन गैस बाहर मिल जाएगा। अगर मैं मैग्नीशियम को लूँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह खुद बैठ जाएगा और मुझे बाहर हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर जो नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड ये थोड़ा सा एक्सेप्शन में आ जाता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस भी देगा और उसके साथ साथ वाटर या फिर नाइट्रोजन का ऑक्साइड ये भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड जो है ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम या फिर मैंगनीज के साथ रिएक्ट करने पर ही हाइड्रोजन गैस बनाएगा, एंड जो अदर मेटल्स हैं इनके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये वाटर एंड नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाएगा। अब जैसे दिस इज योर मैग्नीशियम और इसको मैंने रिएक्ट किया नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये आपको बना के देगा मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस। अगर मैंगनीज रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ तो ये आपको बना के देगा मैंगनीज नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर मान के चलिए कैल्शियम रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा कैल्शियम नाइट्रेट, वाटर एंड नाइट्रोजन का ऑक्साइड मुझे मिलेगा। इसका रीजन पूछेगा क्या किस लिए, तो यहाँ पर इसका जो रीजन है वो ये है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एमसीक्यू में पूछता है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा एंड खुद रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजेस किसको, हाइड्रोजन को, एंड ये खुद इटसेल्फ रिड्यूसेस, ये खुद रिड्यूस करेगा। क्लियर है? तो दिस इज द रिएक्शन। तो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन जो नॉन मेटल है एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर कार्बन लिया है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो नॉन मेटल जो है ये नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल जो होगा ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर। लेकिन जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है। तो अगर यहाँ पर मेटल होता तो मेटल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लालच देगा, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, लालच देगा मतलब इलेक्ट्रॉन देगा। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये
अपनी जगह से उठेगा। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो ये अपनी जगह से नहीं उठेगा। ये मेटल के केस में होता है। अगर यहाँ पर मेटल होता, मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो हाइड्रोजन यहाँ से उठा तो मेटल यहाँ पर आके बैठ जाएगा। लेकिन ये तो एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, ये देगा नहीं। जब ये कार्बन इस हाइड्रोजन की जगह पर जाएगा, हाइड्रोजन कार्बन से मांगेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो, जो कि ये कार्बन ये नॉन मेटल नहीं देगा, क्योंकि नॉन मेटल देता नहीं, वो लेता है। तो कार्बन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए मना कर दिया, तो जिसके चलते हाइड्रोजन अपनी जगह से उठेगा नहीं तो रिएक्शन भी होगा नहीं। सो नो रिएक्शन टेक प्लेस। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्वा रेजिया के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्वा रेजिया। अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज को लिखूं, सो ये होगा मेरा रिएक्टिविटी सीरीज। तो सबसे हाई रिएक्टिव हो जाएगा पोटेशियम, एंड सबसे जो लो रिएक्टिव होगा वो होगा प्लैटिनम। ठीक है, तो पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन निकेल स्टर्नम लेड हाइड्रोजन कॉपर मर्करी सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम। जो मेटल्स हाइड्रोजन से पहले हैं ये सब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन जो मेटल हाइड्रोजन के बाद आते हैं ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे एल्यूमिनियम को मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो मुझे एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगा, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है ये हाइड्रोजन से पहले आता है। लेकिन अगर मैं कॉपर को रिएक्ट करूँगा HCl के साथ तो यहाँ पर कोई रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो कॉपर है ये हाइड्रोजन के बाद आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉपर है ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो ये कॉपर लो रिएक्टिव हो गया, तो इसीलिए ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जिसके चलते कोई रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम ये जो मेटल्स हैं ये भी हाइड्रोजन के बाद आते हैं। ये वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करते, तो इसीलिए इनको नोबल मेटल कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इनको नोबल मेटल कहा जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम एक्वा रेजिया बनाते हैं। ये जो एक्वा रेजिया होता है ये एक्चुअली में क्या है? एक्वा रेजिया एक मिक्सचर होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का एक मिक्सचर है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम 3 पार्ट लेंगे और नाइट्रिक एसिड हम 1 पार्ट लेंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का जो रेशियो होगा वो 3:1 होगा। इस मिक्सचर को हम कहते हैं एक्वा रेजिया, या फिर रॉयल वाटर भी हम कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक मिक्सचर होता है, क्योंकि इस मिक्सचर में आपका सिल्वर हो गया,
गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये इसके अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे कॉम्प्लीटली। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक लिक्विड होता है जिसे हम कहते हैं aqua regia। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे मार्क करेंगे। क्लियर है? आगे चलें, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल रिएक्ट विथ सॉल्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही देखेंगे। हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही देखेंगे। अब क्या है, अब मान लीजिए मैंने आयरन लिया और एक सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया, लेटर से कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो अब ये जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है ये तो ब्लू कलर का होता है, और सपोज कीजिए मैंने जो आयरन लिया है वो एक कांटा है, नेल है। ठीक है, अब होगा क्या? अब आप साफ देख सकते हो, आयरन ये हो गया आपका आयरन, कॉपर सल्फेट कॉपर, ये रहा आपका कॉपर। तो आयरन एंड कॉपर में से जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो आयरन है कॉपर की मुकाबले। तो आयरन क्या करेगा, आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को अपनी जगह से वो निकाल देगा, क्योंकि जो हाई रिएक्टिव होता है, हाई रिएक्टिव हमेशा लो रिएक्टिव को उठाता है, लेकिन लो रिएक्टिव कभी हाई रिएक्टिव को नहीं उठा पाएगा। तो ये आयरन ने कॉपर को उठा दिया और उसकी जगह ये खुद बैठ गया और हमें कॉपर बाहर मिल गया। अब जो सॉल्यूशन का कलर ब्लू था, जैसे ही आयरन का सल्फेट बनेगा उस सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछता है कि आपके पास एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, आपने उस पर कुछ आयरन के नेल डाल दिए, तो क्या रिएक्शन होगा, आपका ऑब्जर्वेशन लिखिए। ये एग्जाम में पूछता है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर एक मेटल एक सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा। अगर ये मेटल हाई रिएक्टिव हुआ तो ये लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। अगर लो रिएक्टिव नहीं अगर ये लो रिएक्टिव हो जाएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं, जैसे कि मैंने एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाया कैल्शियम क्लोराइड के साथ, तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, दिस इज एल्यूमिनियम, ये रहा आपका एल्यूमिनियम, दिस इज कैल्शियम, ये रहा आपका कैल्शियम। तो इन दोनों के मुकाबले कैल्शियम हाई रिएक्टिव है एंड एल्यूमिनियम लो रिएक्टिव है। तो ये एल्यूमिनियम जो है ये लो रिएक्टिव है। तो अगर ये लो रिएक्टिव हो जाएगा तो इस हाई रिएक्टिव को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब बुक में भी आपको ये भी दिया भी है एक्सपेरिमेंट के साथ। ठीक है, आप इसे ध्यान से भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट ले लिया है, जिसका सॉल्यूशन का कलर है ब्लू, और ये इसके अंदर आयरन का नेल डाल दिया है। तो आयरन तो कॉपर के मुकाबले हाई रिएक्टिव होता है, तो इसके चलते आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। अब यहाँ पर आपको आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, और इसका तो कलर ग्रीन होना चाहिए, वो बुक में थोड़ा सा दिया नहीं है शायद, तो इसका कलर आपका ग्रीन कलर का आयरन सल्फेट मिल जाएगा। और जो भी कॉपर बाहर निकले थे वो सब
इस नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। ये है आपका नेल हो गया ये, ठीक है, ये नेल है। सारे कॉपर इस नेल के ऊपर ही डिपॉजिट हो जाएंगे। क्लियर? सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। और यहाँ पर जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको मैंने थोड़ा सा ट्रिक की हेल्प से लिखने की कोशिश की है। ठीक है, इसको भी आप एक बार देख सकते हो। कड़कनाथ का मुर्गा, आलू जीरा फेंट के पकाओ, हसन को मर्सिडीज कार पे गोल्ड प्लैटिनम भेज दो। सो दिस इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, दिस इज योर लेड, हसन हाइड्रोजन, को कॉपर, मर्सिडीज मर्क्यूरी सिल्वर एंड गोल्ड प्लैटिनम। ठीक है, तो चलिए तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच रिएक्शन कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि ये जो मेटल होता है ये इलेक्ट्रॉन का डोनर है, और जो नॉन मेटल होता है ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है। ठीक है, तो ये मैंने सोडियम लिया और ये मैंने क्लोरीन लिया। अब जो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है, दैट इज 11। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, के, एल एंड एम। हम जानते हैं किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है। क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये भी स्टेबल नहीं है। तो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये रहा सोडियम के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन, और ये रहा क्लोरीन के ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दोनों को स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन बचा है सोडियम के ऊपर, अगर ये इसे क्लोरीन को दे देगा तो क्या हो जाएगा? तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 एंड 8, और क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 8। अब दोनों स्टेबल हो गए। ठीक है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसका मतलब सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज कितना आएगा? जितना इलेक्ट्रॉन रिसीव किया। तो क्लोरीन ने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, तो इसके ऊपर 1 नेगेटिव। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच ये जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजैक्शन जो हुआ, जिसके चलते इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और हमें मिलेगा
सोडियम क्लोराइड। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये एक ऐसा बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब एक अट्रैक्टिव फोर्स, बॉन्ड का मतलब एक अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये एक ऐसा बॉन्ड है, ये एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच बनता है, और इसका जो मेन रीजन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन के वजह से होता है। एक ने डोनेट किया, दूसरे ने रिसीव किया, तो दोनों के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजैक्शन हुआ, जिसके चलते दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। और ये जो कंपाउंड हमको मिला, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। बॉन्ड को हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड, एंड जो कंपाउंड मिला, इस कंपाउंड को हम कहेंगे आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स में करता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। अब जैसे अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीशियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 282। मैग्नीशियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम भी स्टेबल नहीं होगा। अगर मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2-8 हो जाएगा, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, तो ये स्टेबल। तो अभी मैग्नीशियम ने क्या किया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, और मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हुआ। अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, एल्यूमिनियम, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 283। तो एल्यूमिनियम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, डोनेट कर दिया, और इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे तो हमने यहाँ तक देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ तक देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से यहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर बुक में भी आपको एक टेबल भी मेंशन किया हुआ है जो कुछ मेटल्स एंड कुछ नॉन मेटल्स के बारे में है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब जैसे सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 281, मैग्नीशियम का 12 282, एल्यूमिनियम का 13 283, पोटेशियम का 19 2881, कैल्शियम का 20 2882, और नॉन मेटल में नाइट्रोजन का 7 25, ऑक्सीजन का 8 26, फ्लोरीन का 27। तो ये कुछ दिया है टेबल, आप इसे ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से शुरू करेंगे और ये पूरा चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर रहा, फिर मेटलर्जी का पार्ट है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए मिलते हैं।